नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद रविंद्र पंचोली जी एंड सुमी जैन। रविंद्र जी, नमस्कार। जय भारत। जय भारत, जय श्री राम। अब तो जय श्री राम जय बोलो भाई श्री साहब। अब राम। बाई 22 जनवरी से तो जय श्री राम ही होने वाला है। जय श्री राम। सर, आज चार मुद्दे हैं जो मैंने डिस्कस करने हैं आपके साथ। सारे ही हम्म। इंपॉर्टेंट हैं, पंच लाइंस हैं। सबसे पहले तो है कि मोदी जी के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे हम्म। दुनिया में सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, मार्केटिंग गुरु हम्म। मोदी जी बन चुके हैं। भी बड़े बड़ों की टांगे जो हैं वो कांपनी शुरू हो गई हैं इनको देखकर। हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे ये जो सारा सिस्टम चल रहा है लक्षद्वीप के ऊपर, और उसके साथ पड़ोसी मुल्क कैसे उनकी टांगे कांप रही हैं, 24 घंटे में घुटने पे आ गए। एक तो ये है, ऊपर से जो वहां का एरिया है वो सारे के सारा इतना रेडिकलाइज है कि वहां पे जैसे जैसे वीडियोज आ रही हैं वो भी लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो नहीं शेयर करेंगे लेकिन बताएंगे क्या हो रहा है। और पाकिस्तान की भी कांपे टांग रही हैं, क्योंकि टांगे नहीं कांपती इनकी, इनकी कांपे ही टांगती हैं। वो भी हमें पता लग गया। तो ये सारे मुद्दे आज डिस्कस करते हैं और लोगों को मजा भी आने वाला है, क्योंकि सारे ही भारत के जो हैं उनका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा होने वाला है आज की वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। सर, क्या चलिए। बोलेंगे मोदी जी के ऊपर कि सिर्फ 100 कदम चले एक बीच हाँ। के ऊपर और पूरे दुनिया की बीचेस पे आग लगा दी सर। इतने बड़ा मार्केटिंग गुरु तो मुझे लगता है कि मेरी तो अपनी जो मैनेजमेंट है, जो सारी स्टडी करी है, एक्सपीरियंस है, वो सारा फेल कर दिया इन्होंने। बिल्कुल फेल कर दिया। और मोदी जी को उकसाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मोदी जी ने अपने ट्वीट पे खाली आराम से चेयर पे बैठे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, वो डाला था। तो खड़गे जी को खुजाल चली, तो उन्होंने लिख दिया कि देखिए, छुट्टी मनाने गया है, ऐश कर रहे हैं वहां बैठ के। अब उसके बाद फिर जो मोदी जी की ट्रोल आर्मी है उसने इनको उधेड़ना शुरू कर दिया, कांग्रेसियों को बुरी तरह से। और जो मालदीव क्या है, जब से ये नई सरकार आई है मोहम्मद मोइजू की, तो ये घोर इस्लामिक माइंडसेट वाले लोग हैं मोइजू जो है। और ये प्रो चाइनीज है। तो इनने आते से ही सबसे पहले घोषणा करी कि भाई साहब, आप अपनी भारत को बोला कि अपनी सेना हटाइए। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, सेना के नाम पे सिर्फ सिर्फ 75 सैनिक हैं और 6 हेलीकॉप्टर हैं। और वो 75 सैनिक और 6 हेलीकॉप्टर इसलिए हैं कि इनके पास अपना कोई सेटअप नहीं है। कल से कोई इमरजेंसी होती है तो हेलीकॉप्टर में बिठा के, मेडिकल इमरजेंसी हो, कुछ हो, किसी को हार्ट अटैक आए तो हेलीकॉप्टर में बिठा के इंडिया पहुंचा दे। ये इनके पास कोई सुविधा नहीं है। इन्होंने बोल तो दिया आर्मी हटा लें, ये भूल गए कि आधे टूरिस्ट तो ऐसे आने से बंद कर देंगे कि वहां पे कोई सुविधा नहीं है। किसी को कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो चाइना से तो आने से सबसे नियरेस्ट इंडिया ही है। हम्म। तो इन्होंने धमकाना शुरू किया। और इनके कुछ अति उत्साही जो लुच्चे, असल में इनकी पार्टी जमीन पर तो है नहीं, ऑनलाइन पार्टी है। और जो हम्म। अमीरों की बिगड़ी बिगड़ी औलादे होती है ना, उसमें से 3 मंत्री इन्होंने बना लिए थे। उसमें से एक इनकी राजधानी है माले। तो माले का वो स्पोक्स पर्सन था वहां के महापौर का। तो इन सब ने बकवास शुरू कर दी कि हम इस तरह से बकवास करके और चीन की गुड बुक्स में आ जाएंगे और मोहम्मद मोइजू खुश हो जाएंगे। हुआ उल्टा सर, पासा उल्टा पड़ गया। यहाँ पे जो ट्रोल आर्मी ने आक्रमण शुरू किया और बाइकाट मालदीव जो चला है, तो मालदीव के होश उड़ गए। 4,000 होटल की बुकिंग कैंसिल हुई है और 3,000 एयर टिकट कैंसिल हुए हैं। इसका 1/3 जो इकोनॉमी है मालदीव की, वो टोटली टूरिज्म पे डिपेंड करती है। उसमें से भी करीबन 15% भारत से जाते हैं। तो इनकी हालत खराब हो गई। अच्छा, ये लोग भूल गए, देखिए ये मोइजुल तो भूल गए कि भारत ने इनका क्या सपोर्ट किया है। 1988 हम्म। में श्रीलंका के कुछ 100-150 लफंगे आ गए थे यहाँ पे, और श्रीलंका ने स्पॉन्सर किया था। वहां पे कू करवा रहे थे, पूरी सरकार पलट रहे थे। तब भारत हम्म। की नेवी ने जाके वो गवर्नमेंट बचाई थी। एक बार इनके वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गए थे, क्योंकि समुद्र एक खारा पानी है, मीठा पानी पीने का नहीं है। तो भारत ने अपने जहाज इनके प्यास बुझाने के लिए भेजे। ये मतलब जो कहते हैं ना कि कौमी साली एहसान फरामोश है, वो उसका पूरा सबूत इनने दे दिया कि इतना सपोर्ट करा। पर वहां की पब्लिक जानती है। एक ईवा अब्दुल्ला करके वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने भी इनको बहुत कोसा है।
और पब्लिक भी इनके काफी खिलाफ हो गई है। और मार्केटिंग का जहां तक सवाल है तो मोदी जैसा कोई मार्केटिंग का गुरु है ही नहीं सर। मोदी जहां खड़े हो जाते हैं वहां पे लाइन लग जाती है। क्या मोदी जी ने क्या करा, वहां कुछ कदम चहलकदमी करी, थोड़े बहुत इधर उधर घूम लिए सर। और वहां की जो आबादी है वो करीबन 68,000 है और उसमें से 97% मुस्लिम है। हम्म। वहां चहलकदमी के बाद उन्होंने कहा कि ये लक्षद्वीप पर्यटन के लिए अच्छी जगह है और 1156 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया सर। लक्षद्वीप कोरोना के बाद से सूना पड़ा था। यहाँ पे पहले तो 5 स्टार रिसोर्ट थे, पर कोरोना के बाद वो बंद पड़े थे। अब वो फिर से रिवाइव हो रहे हैं। इसी बीच इजराइल भी कूद के आ गया है। इजराइल ने लास्ट ईयर हमको प्रपोजल दिया था कि यहाँ पे हम समुद्र के पानी को खारे पानी को मीठा पानी बनाने का प्लांट लगाने के लिए इच्छुक हैं। तो आज उनका फिर स्टेटमेंट आ गया कि बस हम आ रहे हैं, आप चिंता मत करिए, वी आर कमिंग। तो मोदी जी की खाली इतनी चहलकदमी से मालदीव का तो हालत खराब हो गई। मालदीव का और कोई बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, एक छोटा सा टापू है। और लक्षद्वीप जो है भारत के अपना कोचीन से मात्र 22 किलोमीटर दूर है सर। बहुत दूर यस। वो नहीं है, सिर्फ 22 किलोमीटर है। तो वहां इतना पैसा खर्च करे, प्लेन से जाए, ये करे, इसके बजाय तो इंडिया में आदमी रहेगा, सस्ता पड़ेगा। तो ये सारा देख के तो मालदीव हिल गया है। चाइना की भी हालत खराब हो गई कि इंडियन आर्मी तो वहां कभी कुछ भी होता है तो तत्काल पहुंच सकती, चाइना नहीं पहुंच सकता है। मालदीव के लोगों को ये समझ में आया कि कल से हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो भारत के अलावा बचाने वाला कोई नहीं। सर लेकिन एक चीज बताइए, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि ये एहसान फरामोश कौम है, जितना मर्जी इसका कर लीजिए, ये अपने पागलपन के बाहर आ ही नहीं सकते और हर जगह जी। पे अपना इस्लामिक कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं कि हमें ये इसको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। दैट मीन्स जहां से मदद मिल रही है उसकी मदद नहीं चाहिए। चाइना से पैसे मिलते हैं तो पैसे जहां से मिलते हैं उसके कदमों में ये चूमने के लिए चरणों को ये शुरू हो जाते हैं और उसके सामने नाचना शुरू कर देते हैं। आज ही ये 5 दिन के दौरे पर इनका जो प्रधानमंत्री है वो चाइना पहुंच गया है और यहाँ पर आकर भी ये सिर्फ भीख मांगने वाला है कि हे दाता अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, और कोई भी मैटर नहीं है। तो भारत को भी मुझे लगता है ये जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, इनके साथ जो ये भीख मांगने वाला काम है ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम जितनी मर्जी मदद कर लें ये अल्टीमेटली जिहादी ही रहेंगे। ये इन्होंने सबूत दे दिया मालदीव्स के लोगों ने भी। और मोदी जी ने मालदीव्स का नाम भी नहीं लिया था। उन्होंने यही बोला कि भाई अपने आप पूरे देश के लोगों को बोला कि आप पूरे दुनिया में जाते हैं घूमने के लिए, बीचेस पे जाते हैं, आप अपने देश में देख लीजिए कितने ब्यूटीफुल बीचेस हैं, यहाँ क्यों नहीं आते। उसी बात के ऊपर मालदीव्स को आग लग गई। बताइए, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, आपको तो नाम भी नहीं लिया, फिर आपने दिखा दिया वही जिहादीपन कि कुछ भी कर लो हम सुधरेंगे नहीं। सर यही तो, इसी को तो कम्बल कुटाई कहते हैं। बिना कुछ किए मारा भी ऐसा है और निशान भी नहीं है। ये आपकी जो स्टेटमेंट है कब्बल कुटाई, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मुझे लगता है पूरे इंडिया में ना, जैसे यूपी में होती है, बाकी जगह पे अभी मोदी जी ने करी है लक्षद्वीप पे जाकर, ये पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेसी को का दिमाग खराब है। वो राहुल गांधी को डायरेक्ट उसमें समुद्र में जहाज से कूदते हुए दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। राहुल गांधी भूल गए कि इनके बाप भी पिकनिक मनाने गए थे और आईएनएस विक्रांत पे मनाया था, जो कहीं से अलाउ नहीं है, वेदर इट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को छोड़ के कोई और उसका उपयोग नहीं कर सकता। इन्होंने इटली के कुछ लोगों को भी बुलाया था, माइनों की फैमिली से, और भी इनके कुछ यार दोस्त थे। तो दुरुपयोग करना तो इनका रहा है। तो उन्होंने राहुल गांधी को डाइव लगाते हुए बताया। और मोदी जी ने करी है स्नोरकेलिंग, जो स्कूबा डाइविंग से थोड़ी कम खतरनाक होती है। तो उनने कहा कि यार मैं 72 की एज में स्नोरकेलिंग कर सकता हूं, तो ये तो स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। बहुत मोदी जी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करते हैं, बोलते नहीं है। उनका यही कहना है कि समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी है। चलिए सर, अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या समझाऊं इन दोनों चीजों में से। जो मोदी जी हैं वो वहां पर गए, उन्होंने लाइफ जैकेट डाली हुई थी, तो कांग्रेस वालों ने बहुत ही ज्यादा हल्ला किया
कि भाई देखिए मोदी जी तो बीच के ऊपर खड़े हैं, वहां पे भी लाइफ जैकेट डाल के खड़े हैं। भाई लाइफ जैकेट उन्होंने नहीं डाली थी, जो लोग उन्हें डाइविंग करने के लिए लेके जा रहे थे उन्होंने डाली थी, क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है कि मोदी जी हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण है, इनके साथ कोई भी हादसा नहीं होना चाहिए। और जो राहुल गांधी हैं, वो जब गए थे तो उन्हें किसी ने धक्का दे दिया कि हो सकता है इसी से इससे छुटकारा मिल जाए, और उन्होंने लाइफ जैकेट भी डाली, और उन्होंने लाइफ जैकेट भी नहीं डाली कि इसी से स्यापा खत्म हो जाएगा, हम इस पप्पू को कब तक झेलते रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती नहीं है, ये खुशकिस्मती है भारतीयों की, बीजेपी की और सनातनियों की, कि ये बेवकूफ मरा नहीं, इसे कुछ हुआ नहीं। वहां पर कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी थी ये यूजलेस आदमी को धक्का मार दो। तो ये फर्क है यूजफुल एंड यूजलेस में, जो मोदी जी के केस में और हमने पप्पू के केस में देखा है। तो आपने बोला कि बिना कुछ बोले समझने वाले समझ आते हैं, तो हम तो ये समझ गए हैं सर। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब इससे ज्यादा मोदी जी किसी को समझाते नहीं है, वो फिर बाकी तो उनके एक्शन समझाते हैं। और मालदीव को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, अब आइंदा ऐसी हरकतें, मालदीव ने असल में प्रोवोक करने की कोशिश की थी कि कोई इंडियाई हमारा एक अल्टरनेट मतलब मित्र नहीं है, हमारे पास चाइना के रूप में एक नया मित्र अवेलेबल है। तो मोदी जी ने बिना कुछ कहे उनकी सारी हवा निकाल दी। सही अच्छा, बात पर है। आप एक देखिए, नहीं एक बात देखिए, इन्होंने जो मिनिस्टर को है वो उनको सस्पेंड किया है, बर्खास्त नहीं किया है। यहाँ पे हम्म। कुछ बड़े पत्रकारों की मैंने यूट्यूब पे देखा है, वो कह रहे हैं कि बर्खास्त कर दिया है। भाई साहब, इतने बड़े बड़े पत्रकार हो दादा, बर्खास्त और निलंबन का फर्क तो समझो यार। डिसमिस का और सस्पेंशन का फर्क, सस्पेंशन में फर्क होता है। उनको सस्पेंड किया है, डिसमिस नहीं किया है, यानी कि वो जब चाहेगा तब उनको दोबारा मंत्रिमंडल में ले लेगा। तो मेरी यस भारतीय यस यस। पत्रकारों से निवेदन है, भाई साहब पत्रकारिता करते हो तो लोगों को गुमराह मत करो यार, कुछ भी बोल देते हो तो समझोगे कि लोग सही समझ लेंगे। सर इन्होंने यही काम तो किए हैं लिब्रांडुओं ने, कि अब तक जितने भी हैं पैसे लेकर, ये क्योंकि मोमिन है वहां पर जिसको सस्पेंड किया है, तो ये तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, इसलिए उसको घुमा के लोगों को भ्रमित करने के लिए बोल देते हैं। कोई बात नहीं। लेकिन सर मॉलडीव्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी कोई अच्छा नहीं है। हमने सोशल मीडिया के ऊपर इतनी वीडियो देखी हैं जहां पर ये मोमिन्स जो हैं, वहां पर जो पर्यटन करने के लिए लोग जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ कई तो रेप के केसेस भी हमने देखे हैं, जो लोग बाहर निकल कर यहाँ पर बताते हैं। चाइना के अंदर भी अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि कई लोगों ने, कई लड़कियों ने अपनी वीडियोस डाली हैं कि कैसे वहां पे उनके साथ बदतमीजी की जाती है। अगर उन्होंने वहां पे स्विमिंग करने गई हैं लड़कियां, तो कैसे लोग आकर वहां पर पंगे लेते हैं, उनके साथ गंदी बातें करते हैं, हरकतें करते हैं, जो कि मोमिस की हिस्ट्री में लिखी हुई है। तो उसके बाद भी लोग जाते हैं वहां पे घूमने के लिए, ऐसा क्यों है सर? देखिए, अभी तक लक्षद्वीप को किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था। इंडिया को असल में जो भी सरकारें रही है उन्होंने बतौर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए एक्सप्लोर नहीं किया। हम्म। लक्षद्वीप की तरह ही महाराष्ट्र में एक सिंधुदुर्ग है, वो भी बहुत खूबसूरत है, उसको भी अब डेवलप किया जा रहा है। अब लोगों को धीरे धीरे, असल में पहले क्या था, इम्पोर्टेड की बड़ी वो इम्पोर्टेंस थी। मेरे पास हम्म। इम्पोर्टेड पेन है, मेरे पास इम्पोर्टेड गाड़ी है, मेरी इम्पोर्टेड वाइफ है। अब वो चलन खत्म हो गया है। और आप मत बोलिएगा कि मेरी भी इम्पोर्टेड वाइफ है। मैं तो बोलने वाला था कि आप मेरे सामने बोले जा रहे हो, मेरे तो खुद की वाइफ इंपोर्टेंट है। तो वो इम्पोर्टेड वाला चलन खत्म करके अब धीरा के भाई आत्मनिर्भर भारत, भारत के ही सारे प्रोडक्ट्स का, भारत के ही डेस्टिनेशन का मैक्सिमम हम लोग यूटिलाइजेशन करें, उस पे काम चल रहा है। और बहुत जल्दी इसके परिणाम दिखेंगे। और मेरे ख्याल से लक्षद्वीप का जो मैंने टूरिज्म से जुड़े लोग हैं उनसे बात करी है, तो उनका कहना है कि ये सारा डेवलप होने में 1 साल लग सकता है। पर जो मोदी सरकार की काम करने की स्पीड है, मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर वो पूरा वहां पे ढांचा खड़ा कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, सब रेडी हो जाएगा। सर हमने देखा कि अभी जो मालदीव्स है, इसके ऊपर तो भारत की सरकार ने कुछ किया ही नहीं, लोगों ने ही उसकी टांगे जो हैं वो कांपनी शुरू कर दी हैं मालदीव्स की, अपनी टिकटें कैंसिल कर कर, होटल की बुकिंग्स कैंसिल करके। मैं दोबारा बोलता हूं, मैंने अभी 2-3 शोज करे हैं, उसमें भी मैंने बात करी कि भाई भारतीयों ने अपना नुकसान किया है। जब आप टिकट्स कैंसिल करते हैं, होटल की बुकिंग कैंसिल करते हैं, तो सारे पैसे वापस नहीं मिलते। दैट मीन्स भारतीयों ने पहली बार
अपनी जेब की चिंता नहीं करी, देश का और देश के प्रधानमंत्री की आन के ऊपर हाथ पड़ रहा था, तो हमने उसकी परवाह नहीं करी अपने नुकसान की। तो सैल्यूट बनता है भारतीयों को, जिन्होंने नेशनलिज्म को, नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखा, अपनी जेब को, अपने नुकसान को आगे नहीं रखा। तो ये चीज़ है जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देखता हूँ, और इसीलिए ये जो चीज़ है, शायद मालदीव ने सोचा नहीं था कि भारतीय ऐसा काम करेंगे और उन्हें घुटनों पे लेके आगे, बिना आर्मी के, बिना हमारी फौज के, कुछ गवर्नमेंट के बोले भी। दूसरी हम चीज देखते हैं कि एक और देखा हमने कि कांपे टांगने वाली कंट्री परमानेंटली पाकिस्तान। उनके जो हमारे जो पूर्व जो हमारे अधिकारी थे अजय जी, उन्होंने किताब लिखी है जहां पे उन्होंने 24 घंटे का ब्यौरा दिया पूरी किताब के अंदर। वैसे तो पाकिस्तानी बोलेंगे ये फेक बुक है, ये तो प्रोपेगेंडा है, बट उसमें बड़ा क्लियरली बोला गया है कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री इमरान खान था उस वक्त, उसने गुहार लगाई थी अजय जी के पास कि मेरी मोदी से बात करा दीजिए, मोदी जी मेरा फोन नहीं उठा रहे। लेकिन मोदी जी ने बात करने से इनकार कर दिया, और इनके मंत्रियों ने बोला था, हमारी टांगे कांप रही थी, पसीने थे कि कहीं भारत जो सारी मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ कर दी हैं छोड़ ना दे। क्या बोलेंगे सर किताब के ऊपर? देखिए, जो किताब लिखी है मिस्टर अजय बिसारिया ने लिखी है, जो एक्स डिप्लोमेट रहे हैं पाकिस्तान में, और ये घटना है जब अभिनंदन को इन्होंने पकड़ लिया था। अभिनंदन का नाम हर एक की जबान पे है, बताने की जरूरत नहीं कि अभिनंदन कौन है। ऑफ कोर्स। तो इन्होंने जब अभिनंदन को पकड़ लिया था, तो रात को इनको पता चला कि वहां बॉर्डर पे मिसाइलें तैनात हो गई है। तो इनके सेना अध्यक्ष ने कहा कि भाई साहब बात करिए, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान ने मतलब हॉटलाइन भी है, उसको से भी कोशिश करी, बिसारिया जी को बोला, वहां से जवाब आया कि मिस्टर मोदी इज नॉट अवेलेबल, सॉरी। तब जाके इनके होश ठिकाने आए। सवेरे इनने कहा कि भाई साहब उस आदमी का भरोसा नहीं है, वो बहुत गुंडा है, क्या करेगा पता नहीं चलेगा। क्या तो गुंडे आदमी से हर कोई डरता है, जो नहीं बोलता है वो क्या करेगा ये किसी को नहीं समझ में आता है। तुमने कहा इसको वापस भेजो, नहीं तो हम लोगों की खैर नहीं है। तो ये बिसारिया जी ने उसमें खुलासा किया है। हालांकि वहां पाकिस्तान में अभी से चिल्ला चोट शुरू हो गई है, कमर चीमा ने रोना शुरू कर दिया है कि अरे ये तो किताब ऐसे ही है, और आजकल तो किताबों का चलन हो गया है, जिसके जो मन में आता है वो लिख देता है। पर ये सच सत्य घटना है। उनकी पार्लियामेंट में उनके मिनिस्टर ने कबूल किया था कि भाई साहब कमर बाजवा जी की टांगे कांप रही थी, वो थर थर कांप रहे थे कि भाई साहब इसको छोड़ो, नहीं तो अभी मिसाइलें लगेगी रात में, वो कहां जाके लगेगी किसी को पता नहीं। वो तो हमें भी मालूम है सर कहाँ लगेंगी, इनके पिछवाड़े में लगेंगी और कहाँ लगेंगी, मोदी जी आगे से। तो इसलिए वो कांपे टांग रही थी इनकी। लेकिन सर एक चीज बताइए मुझे, आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां पे रुताली गैंग जो है, कमर जीमा जैसे लोग, वो तो अभी से रोने लगे। मैं पहले ही बोला आपको, उसी का नाम मैं सोच रहा था कि उसने पहले ही रोना शुरू कर दिया कि ये तो फेक है, ये तो प्रोपोगेंडा है, ये तो मोदी जी को फेवर करने के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। ये जो होना ही था। लेकिन ये सच्चाई भी है कि मोदी जी अगर फोन कर देते हैं किसी को तो उसकी टांगे कांपने लग जाती हैं, अगर नहीं करते तो सारी ही कांपने शुरू हो जाती हैं। यही तो मोदी जी का जलवा है, जिसको आप बोलते हैं कि मार्केटिंग एम्बेसडर, इसी को बोलते हैं कि बोले तो मरे, नहीं बोले तो मरे। एक विज्ञापन की टैगलाइन है, डर अच्छा है। तो मोदी जी का डर आज की डेट में सारी दुनिया में अच्छा है, अच्छा लगता है कि मोदी जी का डर है सबको। अरे सर, हमें तो अच्छा लगता है कि भारत की जो पावर है वो दिखती है और हमारे दुश्मन कांप रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आपका साजिद तरार साहब भी कह रहे थे कि ये तो पागलपन कर दिया मालदीव ने, कि अपनी कंट्री को मरवाने का काम, ये जो 2-3 नए नए लौंडे इन्होंने, वो इसकी भाषा यही थी कि 2-3 नए लौंडे बना दिए मंत्री, और उन्होंने चाइना की गुड बुक्स में आने के लिए कुछ तो भी बकवास कर दी, और पूरी कंट्री का बेड़ा गर्क कर दिया उनने। सर उनको इसलिए दुख होता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई हमारी कौम है, ये गधे ही पैदा कर सकती है, तो गधों ने गधों वाले काम करना है, घोड़े वाला काम कहाँ से कर लेंगे सर। और इन गधों के साथ लग लग के अभी ये कांग्रेस ही हैं जिनको हमेशा ही गधे अच्छे लगते हैं, घोड़े क्योंकि खुद भी नहीं है, खुद भी गधे हैं, तो गधे अच्छे लगते हैं। अब इन्होंने बोल दिया कि जी भारत के अंदर 75% तो घोड़े हैं, 25% गधे हैं। इन गधों को जो वोटिंग राइट्स हैं वो 4-4 वोट देने का हक मिलना चाहिए, तो बराबरी होगी।
ये पागलपन कौन सा हो गया, कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कहते हैं अगर मुसलमानों को 4-4 वोट देने का हक नहीं मिलेगा तो ये डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। सर ये उसी व्यक्ति ने बोला है जो पाकिस्तान जाके बोल रहा था कि आप हमारी मदद करिए मोदी को हटाने में, मणिशंकर अय्यर, जिसने ये हम्म। कांग्रेस अधिवेशन में बोला था कि मोदी कभी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, 3 बार बोला कि इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, वो चाहे तो हम उसको यहाँ टी स्टाल लगवा देते हैं, वहां आके चाय बेचे। यही मणिशंकर अय्यर है जिसने बोला था कि मोदी बहुत नीच आदमी है। तो ये हर चुनाव के पहले मोदी जी ने पाला हुआ कुत्ता है जो चुनाव के पहले भुकना शुरू कर देता और उसका बेनिफिट मोदी जी उठा लेते हैं। और ये 4 वोट वाले तो मतलब एक ये आईएफएस अफसर रहा है, डिप्लोमेट रहा है, तो कांग्रेस के जमाने में कैसे गधे घोड़े खच्चर सब डिप्लोमेट बन गए थे, ये जाहिर होता है कि कितनी अकल है। और ये राजीव गांधी के खास दोस्तों में से एक रहे हैं। सर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर, मनी अय्यर के ऊपर, कि उन्होंने बोला है नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। 3 बार बोला था तो 3 बार बन जाएंगे, 4 बार बोल देते तो 4 बार बन जाते मोदी जी। तो ये गलती कर दी उन्होंने, मुझे गुस्सा आ रहा है मनी अय्यर के ऊपर। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि भाई इनकी जो बात है उसमें कोई वजन ही नहीं है। इन्होंने बोल दिया कि हर एक मुसलमान को 4-4 वोट की परमिशन होनी चाहिए ताकि बराबरी की टक्कर हो। भई अगर वो गधे जो हैं वो 25% है हमारे देश में जो आबादी हैं, अगर सबको 4-4 की वोट की परमिशन मिल जाएगी, दैट मीन्स वो तो 100% पे पहुंच जाएंगे। तो फिर ये डेमोक्रेसी बराबरी की कैसे हुई? फिर हिंदू 75 पे रह जाएगा, मुसलमान 70 पे 100 पे पहुंच जाएंगे। तो उसी हिसाब से भी इनको भी तो 3-3 की वोट की परमिशन मिलनी चाहिए थी। बल्कि इतना बुरा हाल है, 24 की हार इन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दी सर। बिल्कुल डिक्लेयर कर दी। इनको ये तो पता चल गया कि अब हिंदुओं के वोट नहीं मिलेंगे और मुसलमान कंसोलिडेट हो जाए तो भी हम नहीं जीत पाएंगे। इसलिए ये इस तरह की बकवास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और मणिशंकर अय्यर और कांग्रेसियों का मेरे एक कहावत सुन मैं बताता हूँ कि कहती है जुबा और पड़ते हैं जूते सर पर। जुबान से कुछ भी निकल जाता है और जूते बेचारा सर खाता है। तो इन लोगों का ऐसा ही है। मुझे सर आपकी एक और चीज है जो मेरा मन कर रहा है बोलने का, कि कांग्रेस का वो हाल है, हिंदुओं, सनातनियों, ये हालत करो जो पंचोली जी की एक पंच लाइन है कि इन्हें हम दाल बांटेंगे जूते में डालकर। वो हाल करना है इनके साथ ये 24 पे, तो ही इनको अकल आएगी। जो इन्होंने हरकत करी है ये सिर्फ इसलिए है कि मोमिन्स को खुश करना है, उन्हें भड़काना है कि भाई आपकी एक एक वोट नहीं है, आपको 4-4 वोट देने का, हर एक आदमी 4-4 बार वोट देगा। ये हालत है कांग्रेस की, आप समझ सकते हैं। गोल पोस्ट गोल कर नहीं सकते तो गोल पोस्ट ही उठा के साइड पे कर दिया अपने फेवर में। ये इनकी असलियत है और यही काम इन्होंने 75 साल किया हिंदुओं आपके साथ। हमेशा मोमिन्स को चढ़ा के रखा सिर के ऊपर, और आज क्या बोल रहे हैं? 4-4 वोट बार वोटिंग की परमिशन आपको मिलनी चाहिए। ये है इनका तरीका इलेक्शंस को जीतने का। ये जीतते तो है ही नहीं, ये लूटते हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक मुझे सर ने बड़ी बार इंफॉर्मेशन दी हैं कि कैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर इलेक्शन लूटे। जवाहरलाल नेहरू खुद सबसे बड़ा लुटेरा था। और उसके बाद भी इन्होंने जो कुछ किया, आपको भी मालूम है 2004 में जब इन्होंने वाजपेयी की सरकार को भी गिराया था झूठ के सिर के ऊपर। और अभी भी ये झूठ का सहारा लेकर और ऐसे मोमिन्स को खुश करके कि आपकी 4-4 वोटें हम दिला देंगे तो डेमोक्रेसी बराबर की आएगी। पूरे दुनिया में कभी सुना आपने सर? भाई साहब वैसे भी ये डबल डबल तो वोट डाल ही देते हैं। बुरके में आते हैं और बुरका हटाते नहीं है। वोटर आईडी दिखा देते हैं, फिर बुरका पहन के कोई दूसरी महिला चली आती है। उन्हें बुरके तो सर हटाने अगर के लिए बोले। तो अगर इनका ये फॉर्मूला है कि अगर जो मोमिन है उनकी 25% की उनकी आबादी है, उन्हें 4 बार वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, तो जैन तो सिर्फ 0.4% है सर। हमें फिर 20-20 वोटों की हमें परमिशन चाहिए। बिल्कुल, जितने भी माइनॉरिटी है, हम लोग भी माइनॉरिटी में हैं, सिख भी माइनॉरिटी में है, ईसाई भी माइनॉरिटी में है, पारसी है, सबको उतना ही राइट दे दो आप, फिर निपट लो। होता क्या हाँ है, डिफॉल्ट। जब आप किसी से लड़ नहीं सकते हैं तो आप अनर्गल प्रलाप शुरू कर देते हैं। आपको जब अपनी हार सामने नजर आती है तो आप बकवास शुरू कर देते हैं, सामने वाले में दोष निकालने लगते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यही हो रहा है। और ये कांग्रेसियों का पुराना सिस्टम है कि
हार जब दिखती है तो ये गंदी गेम्स खेलनी शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं गंद डाल दो। तभी मैं इनको बोलता हूँ गंदी फैमिली, गंदी पार्टी, खड्डों वाली पार्टी, खड्डों वाली सरकार ही ये बना सकते हैं। कर्नाटका में, हिमाचल में हमने देख लिया, अब ये पूरे भारत में यही काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आप सब मिलकर एक काम कीजिए, कांग्रेस के पास 10 से भी कम सीटें आनी चाहिए ताकि इनको अपनी औकात दिखे, और कोई तरीका नहीं है ये बदतमीजी को बंद करने के लिए। अगर आप ये मालदीव जैसी कंट्री को आप कदमों पे लेके आ सकते हो, कनाडा को अपने कदमों पे ले आए, अमेरिका की हमने कोई दादागिरी नहीं सुनी, और अब तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया यार ये निखिल गुप्ता हमने गलत पकड़ लिया, सही वाले को ढूंढना हमें शुरू करना पड़ेगा। ये है आपकी ताकत। और आज एफबीआई जो इनका नासा है, नासा का जो हेड है, चेयरमैन है या डायरेक्टर है, वो भारत में है और क्या बात कर रहा है। वो तो उसी काम के अंदर कर रहे हो यार, ये कैसे बना रहे हो, इतनी जल्दी बना लेते हो, हमें 10 साल लगते हैं, अब 1 साल में रॉकेट बना के ऊपर भेज देते हो, और हमारे से होता नहीं है। और जितनी कॉस्ट में हम एक मूवी बनाते हैं, आप उतने में तो मंगल पर पहुंच जाते हो। तो ये अब हमारे से पूछ रहे हैं कि भैया आप कर क्या रहे हो, और ये कांग्रेसी हैं, इन्हें हम पूछ रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो भाई, ये कौन से फॉर्मूले ले आए हो इलेक्शन को जीतने के लिए, नहीं सॉरी, इलेक्शन को लूटने के लिए। तो सर, आपने आज जैसे पूरे मुद्दे बताए हैं कि कांग्रेस टांगे कांप रही हैं, पाकिस्तान की टांगे कांप रही थी, हमने देख लिया, मालदीव्स की टांगे मोदी जी ने 100 कदम चले हैं और पूरे समुद्र में आग लगा दी है, भारत से लेकर इटली तक। यहाँ पर मोदी जी समुद्र देख रहे हैं, वहां पे सब दुनिया ने अपने समुद्रों को देखना शुरू कर दिया कि ये आग हमारे तक पहुंच गई है। और मालदीव्स को हमने कदमों पे ले आए हैं। पाकिस्तान के अंदर मातम है कि मुसलमान दोबारा से हार गया, इस्लाम हार गया, हिंदुओं के सामने झुक गए। तो ये तो होना ही था सर। अब सनातन का टाइम है, सनातन ही बढ़ने वाला है, श्री राम का मंदिर बनने वाला है 22 को। उसके बाद जो तहलका होने वाला है पूरी दुनिया में कि ये हो क्या गया है। मैं अभी कल ही देख रहा था वीडियो वेटिकन से, वहां पर भी मातम है कि ये पावर सेंटर 2 थे दुनिया में, ये तीसरा कहां से पैदा हो गया, जिसे हमने तोड़ दिया था सबने मिलकर, ये दोबारा मोदी जी ने कहां से खड़ा कर दिया। और ये पावर सेंटर मक्का से और वेटिकन से भी बड़ा बनने वाला है, ये दुनिया को दिखता है। देखिए, वेटिकन और इनकी जो मोनोपोली चल रही थी, वो हिंदुस्तान में सोनिया गांधी के आने के बाद ही ईसाई लोगों का काफी बड़ा है। और नेहरू जी और गांधी जी तो, मुझे तो गांधी जी पे ये शक है कि कहीं वो मुस्लिम तो नहीं थे। सर आप तो जी मत बोला करो, मुझे खींच चढ़ जाती है, ना नेहरू लेडू को ना गांधी को, आप जी बोलते हैं तो मेरे अंदर आग लग जाती है। ये प्लीज अपना जी वर्ड निकाल दीजिए। सर वो जी के बहुत सारे मतलब होते हैं, समझने वाले समझ जाएंगे, ना समझे हुआ नाड़ी है। चलिए, मैं समझ लेता हूँ कि आप पंजाबी वाला जी बोल रहे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। वो इनकी पोल हाँ आप और हम मिलके खोलेंगे। अभी अपने पास बहुत मटेरियल है इनके बारे में, पूरी गांधी फैमिली के चुनाव के पहले बकी उधेड़ के हम लोग रख देंगे, महात्मा गांधी के भी, राहुल गांधी के भी, और इंदिरा गांधी के भी। ठीक है सर, चलिए आज विश्राम देते हैं इस चीज को। हमने सारी दुनिया की कांपे टांग दी हैं आज। मालदीव्स हो, कांग्रेस हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो। और अभी तो मुद्दे बहुत हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। सर आपने टाइम दिया, इतनी रात को लेट बैठकर ये वीडियो में कल लगाने वाला हूँ, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि भारत में बहुत ठंड चल रही है, पहली बार है कि ठंड के अंदर इतनी ठंड है, चाइना में इतनी ठंड होती है कि भारत में आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। और यहाँ पर ये हाल है कि इस बार दिसंबर में और जनवरी में पंखे चल रहे हैं। दैट मीन्स भारत से जो गर्मी है ये चाइना तक पहुंच रही है और बर्फ पिघल गई है। सो जय श्री राम तभी हुआ रही है, जिस दिन होगा उस दिन चाइना का क्या हाल होने वाला है मुझे समझ नहीं आ रही। तो दोस्तों, खुश रहें, अपने देश की तरक्की को एंजॉय करें, शेयर करें, और आप जो लोगों के साथ बैठते हैं आप डिस्कस करें। ये जो नेगेटिविटी फैलाते हैं हमारे मीडिया वाले सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, इनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि भारत की ताकत, भारत से बाहर बैठकर देखते हैं जब, तो पता लगता है कि भारत की ताकत क्या है, मोदी जी का जलवा क्या है। और इतने जलवा है कि ठंड में भी पसीने आ रहे हैं यहाँ पर, मुझे भी। और आप सोच सकते हैं कि भारत का जलवा कितना है। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम, जय भारत। जय भारत। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.